हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की जो 12th की तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो बच्चे, आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट पीवाई की कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के 2015 से 2023 के। तो उसके आगे की पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मत समझना कि क्या पता मैम ने जो पीछे क्वेश्चन कराया है वही सेम आ गया क्या। बिल्कुल बेटा, सेम नहीं है वो। पूरी समझ लो कि आपकी पूरी अगर ये क्लासेस जो आपकी चल रही है और आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चन की ये झंझट ही खत्म हो जाएगी, है ना। यानी कि आप बिना टेंशन के इस कार्य को कर सकोगे। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और इसके पीछे की जो भी क्लास हो चुकी है, ठीक है, जो भी आपकी क्लासेस हो चुकी है, अगर आपने नहीं करा है तो आप कर लीजिए। ठीक, क्योंकि अब आपके एग्जाम पास है। ठीक है, तो देरी नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बाकी सारे बच्चे हैं जो आगे हैं, सभी बच्चे का स्वागत है आज की क्लास में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चे को, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग भाई सभी बच्चे की। जितने बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। और जितने बच्चे आते रहेंगे वो जुड़ते रहेंगे और क्लास को करते रहेंगे। मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करिए। अक्सर करके बच्चे आप भूल जाते हो, अक्सर करके आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप मध्य चक्र को और जो ऋतुस्राव चक्र होता है उसको आप सेम समझ लेते हो। जैसे मैंने कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था तो उसमें बच्चे ने, मैंने तो सही कराया था लेकिन कुछ बच्चे को डाउट हो गया था तो उन्होंने बोला मैम एक गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र में वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव में जो चक्र है उसमें आपको अंतर क्या होते हैं। जिस बच्चे को क्लियर है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जिस बच्चे को नहीं पता है वो बच्चा आज इस क्लास में जान जाएगा। और आपके बाई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो है ही, क्योंकि आज की भी क्लास के वही क्वेश्चन है जो कि पूरे 2024 में आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें पूरे चांसेस हैं आने के। ठीक है, चलिए। तो नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी मादाओं में होने वाले प्रजनन अंगों में चक्रीय परिवर्तन को मध्य चक्र कहते हैं। देखो, हमने डिस्कस किया था कि एक प्राइमेट्स होता है और एक नॉन प्राइमेट्स होता है। क्या होता है? एक प्राइमेट्स होता है बच्चे और एक नॉन प्राइमेट्स होता है। तो नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी, नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी मादाओं में होने वाले प्रजनन अंगों में, यानी कि जो नॉन प्राइमेट्स फीमेल है और उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो इसका प्रजनन अंग है और उसमें जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसे हम मध्य चक्र कहते हैं। एग्जाम्पल, कुत्ता में, गाय में, बिल्ली में, etc। ठीक है, और ऐसे स्तनधारियों में प्रजनन काल में ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है जिससे वे प्रजनन हेतु सक्रिय हो जाते हैं नर में संभोग के लिए, परंतु अन्य समय, ठीक है, सक्रिय हो जाते हैं नर में संभोग के लिए, परंतु अन्य समय यह लैंगिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं। ध्यान देना मेरी बातों को। मध्य चक्र में क्या बोल रहा है कि नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी मादाओं में होने वाले प्रजनन अंग में चक्रीय परिवर्तन को हम मध्य चक्र कहते हैं। क्या? नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी मादाओं में जो फीमेल है उसमें होने वाला जो चक्रीय परिवर्तन होता है और उस चक्रीय परिवर्तन को हम कहते हैं नॉन प्राइमेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल डॉग में होता है, काऊ में होता है और कैट में होता है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ऐसे स्तनधारियों में प्रजनन काल में ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है। यानी जो ऐसे स्तनधारी होते हैं इनका जो प्रजनन काल होता है उस प्रजनन काल में ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, जिससे वे प्रजनन हेतु सक्रिय हो जाता है और नर से संभोग के लिए, जिससे वो क्या करता है? प्रजनन हेतु क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। किससे? नर से संभोग के लिए। ठीक है, परंतु अन्य समय यह लैंगिक रूप से निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन अन्य समय क्या होगा? ये लैंगिक रूप से, सेक्सुअल रूप से क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, जबकि ऋतुस्राव चक्र प्राइमेट्स मादाओं जैसे बंदर में, एप्स में, मनुष्य में होता है और यह मनुष्य में यौनावस्था से शुरू होकर 40 से 50 वर्ष की आयु तक होता है तथा प्रत्येक चक्र के अंत में रक्त का स्राव होता है जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। यानी कि बेटा ये जो ऋतुस्राव है ये एक हर मंथ, ठीक है, हर मंथ, यानी कि हर मंथ ये साइकिल चलती है। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रजनन काल है, यानी कि जैसे ही यौनारंभ स्टार्ट हुआ, यौनारंभ स्टार्ट होने से ये क्रियाएं स्टार्ट होगी।
तो इनमें ये वेट नहीं है कि कोई समय आएगा, जैसे अलग अलग जीवों में हम देखते हैं ना उसका अलग समय आता है प्रजनन करने का, अलग अलग मंथ आता है किस टाइम ये जंतु प्रजनन करते हैं, लेकिन ऐसा जो ऋतुस्राव वाला होता है, जो प्राइमेट्स होता है, उसमें नहीं होता। वो उनकी जो ये अवस्था स्टार्ट होती है वो है ना यौन आरंभ स्टार्ट होगी, यानी कि जब वो बड़े होंगे, उनके जो लैंगिक अंग विकसित हो जाएंगे तो ये स्टार्ट होती है, और जब 40 से 50 की एज में जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र में डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ, हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आज की क्लास में नए होंगे, यानी मेरे साथ आपकी आज पहली क्लास होगी, और आप भी चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में यानी बोर्ड परीक्षा 2024 में आप भी 90+ लाएं, आपने भी सपना देखा है कि आपका भी सपना साकार हो, तो ऐसे बच्चे आप आ जाइए वरदान 3.0 बैच में, जहाँ पे आपकी जो तैयारी है बिल्कुल जीरो से कराई जा रही है, यानी कि स्टार्ट हो चुकी है, और हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, भी कम में ही है। तो अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, प्रॉब्लम है, या आपको रिविज़न करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे, तैयारी को कर सकते हो। ये बट आपका क्रैश कोर्स है, यानी कि सिर्फ आपके एग्जाम को देखते हुए एग्जाम में जो टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो आती है, उसी टॉपिक का इस बैच में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपकी जो तैयारी है बेटा वो चैप्टर 1 से है। ठीक है, दिया क्या जा रहा है बेटा, 1 शॉर्ट रिवीजन विथ माइंड मैप है, डेली लाइव क्लासेज है, लाइव डाउट क्लास है, क्लास नोट PDF, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल यानी कि बुकलेट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आज की क्लास में है, जो इस बैच में ऐड है। ठीक है, इसके साथ साथ कंप्लीट सिलेबस के पूरे आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का पेपर, और सभी सब्जेक्ट आपका पढ़ाया जाता है, चाहे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, बायो है, मैथ, केमिस्ट्री, जो भी आपका साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है, आपके सभी सब्जेक्ट आपको इस बैच में पढ़ाई जाती है। तो जो भी बच्चा इच्छुक है, आप भी कहीं भी आपने ज्वाइन नहीं किया है, आपकी तैयारी आपको लग रहा है बिल्कुल जीरो है, नहीं पढ़ा है, अब मैं क्या करूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा आप आ जाओ यहाँ पे, पढ़ लो, अपनी तैयारी को बेस्ट बनाओ, और आप भी अपने 90+ के सपने को साकार करो। ठीक है, तो आपको इस बैच में ज्वाइन होने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो 9305771375 इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो, या आप इस नंबर के इस पे कॉल करके भी आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और आपको इतने सारे जो ये सारे चेहरे दिख रहे हैं, आपको इतने सर और मैम आपको पढ़ाएंगे। अब सोचो जहाँ पे आपके सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए, आपकी बोर्ड की तैयारी के लिए जब आपके इतने सर और मैम है, तो आपकी तैयारी कितनी बेस्ट होगी, कितनी अच्छी होगी, आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आ गई होगी, और आप अगर इच्छुक हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आ जाइए, मिल के स्टार्ट करते हैं तैयारी को, और आपके सपने को साकार करते हैं। ठीक है, चलिए अगला, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। पुंकेसर को तथा स्त्रीकेसर को नामांकित चित्र के द्वारा परिभाषित करें, यानी कि यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको यहाँ पे इसको परिभाषित करने हैं। तो पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को नामांकित चित्र द्वारा क्या करने, आपने परिभाषित करने हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे पुंकेसर में, पुंकेसर क्या है, पुमंग फूल की नर जनन भ्रम होता है। जो पुमंग होता है, पुमंग को हम कहते हैं बेटा इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, एंड्रोसियम कहते हैं। तो पुमंग फूल की जनन भ्रम होता है और पुंकेसर से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है, पुतंतु, योजी तथा परागकोश। पुतंतु एक पतला सा डंठल होता है जिसके अंतिम सिरे पर एक संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं, और तंतु का दूसरा छोर पुष्प की पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा होता है, और पुंकेसरों की संख्या तथा उनकी लंबाई अलग अलग प्रजातियों के पुष्पों में भिन्न होती है। यानी कि ये जो पुंकेसर की संख्या है या पुंकेसर की संरचना है, यानी कि इसकी लंबाई की बात कर ले, है ना, इसकी छोटाई की बात कर ले, कितना छोटा है कितना बड़ा है, इसकी संख्या की बात कर ले, तो ये अलग अलग पौधे की जो प्रजातियां होती हैं, जो अलग अलग पौधे होते हैं, उनकी जो फूलों की प्रजातियां होती हैं, उन फूलों की प्रजातियां में अलग अलग होती है। ठीक है, तो पुमंग क्या है, फूल की नर जनन भ्रम होता है और पुंकेसर से मिलकर बना होता है, क्योंकि पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है। ठीक है, पुमंग की इकाई को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर यानी कि स्टेमन, और स्टेमन 3 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और सेकंड क्या है, स्त्रीकेसर यानी कि क्या है, पिस्टिल। ठीक है, अगला क्या है,
स्त्रीकेसर यानी कि पिस्टिल। पिस्टिल क्या है देखो, जयांग पुष्प का मादा जननांग होता है। इसमें इसमें नीचे का फूला भाग अंडाशय कहलाता है और इससे जुड़ी हुई एक पतली नलिकाकार रचना होती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और बहुत से अंडक मिलकर जयांग बनाते हैं, ठीक है, जिसे वर्तिका और वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये बहुत से अंडक बनाते हैं। और जयांग जब मात्र एक से अधिक स्त्रीकेसर से बना होता है तो इसे हम बहुअंडपी कहते हैं। इस चीज को हम डायग्राम से समझते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे बोल क्या रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या है, पुंकेसर भाग है। और इसमें क्या बोला गया, ये जो पुंकेसर है या तो ये दल से या तो पुष्पासन से जुड़े होते हैं। और इसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। देखो ये जो पार्ट्स है इसको हम कहते हैं पूतंतु। क्या, पूतंतु कहते हैं। और ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है, इस भाग को हम कहते हैं योजी, ठीक है। और ये जो भाग है, इस भाग को परागकोश, परागकोश कहते हैं। और इस परागकोश के अंदर क्या है, परागकण है। तो अगर एक ही पुष्प में अगर इसकी संख्या ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि पुमंग है। और अगर ये एक की संख्या में है तो इस संख्या को हम कहेंगे पुंकेसर है। संख्या ज्यादा है पुमंग है, एक की संख्या में है तो पुंकेसर है, ठीक है। इसी तरह ये क्या होता है, स्त्रीकेसर पार्ट्स होता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। ठीक है, स्त्रीकेसर। और इसके अंदर एक अंडकोशिका होती है। देखो तो हमने क्या बात किया, स्त्रीकेसर जो है ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। कितने भागों से, 3 भागों से। ये यहां से यहां तक का जो उभरा भाग है इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या, अंडाशय यानी कि ओवरी, ठीक है। और यहां से यहां तक का ये जो पतला भाग है, इस पतले भाग को हम कहते हैं वर्तिका यानी कि स्टाइल। क्या है ये, स्टाइलिस है यानी कि नलिकाकार संरचना है। और यहां से यहां तक का ये जो चौड़ा भाग है, इस चौड़े भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। और ये जो पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर, ठीक है, यानी कि पिस्टिल। क्या, पिस्टिल, या इसको हम अंडप भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, अंडप भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना को हम कहते हैं पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर यानी कि स्टेमेन, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बनाओगे और डायग्राम बनाने के साथ साथ इन सभी चीजों के बारे में आप लिखोगे, ठीक है। क्लियर, ये खुद खत्म। और अगर ये डायग्राम आपने यहाँ पे देखना है तो आपका बना ही हुआ है। हाँ बस फर्क क्या है बेटा कि आपने का ये कट करके दिखा गया है सारी चीजें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बीजांड यानी कि ओव्यूल को परिभाषित करें। क्या, बीजांड यानी जिसको हम क्या कहते हैं, बीजांड को हम ओव्यूल कहते हैं, तो ओव्यूल को परिभाषित करें, ठीक है। तो बीजांड पादप संरचना जो निषेचन के बाद, ठीक है, क्या लिखोगे, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे, पादप संरचना जो निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है बीजाणु कहलाता है। और एक परिपक्व बीजाणु पोषिउतक से निर्मित होता है जो 1 या 2 से बीज चोल से ढका होता है, यानी कि जो बीज चोल से ढका होता है, इसे
इंटीग्मेंट यानी कि अध्यारोहण कहते हैं। अंकुरण के बाद एक परिपक्व बीज वृद्धि कर पूर्ण विकसित पौधा विकसित होता है और बीजाणु पुष्प के जयांग भाग में अवस्थित हो जाते हैं। यानी कि जो बीजांड है, बीजांड पादप संरचना जो निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है, बीजांड कहलाता है, या बीजाणु हम कहते हैं। यानी कि बेटा ये वाली संरचना, ठीक है, कौन सी, ये वाला संरचना जो हमने अभी बनाया, ये संरचना, ठीक है। ठीक है, ये वाली जो आपकी बीजांड है, ठीक है, इसी बीजांड को हम या तो इसको हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं, ठीक है, या तो इसको हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं, या तो हम इसको गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। क्या, गुरु बीजाणु धानी, क्या, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर क्या देखते हो कि ये बीच वाला जो पार्ट्स है, ये जो बीच वाला पार्ट्स है, इसको हम कहते हैं भ्रूकोश। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, क्या, एम्ब्रियो सैक कहते हैं, यानी कि भ्रूणकोश कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। अब यही 8 सेल और 7 न्यूक्लियस में जो पोलर न्यूक्लियाई होता है और जो अंडकोश का होता है, इसका डबल फर्टिलाइजेशन है ना, जो दोहरा निषेचन की क्रिया होती है। तो जब दोहरा निषेचन की क्रिया होती है तो ये जो बीजांड है ये किस में चेंज हो जाता है, बीज में, है ना, यानी कि सीड में चेंज हो जाता है। और इसमें जो ओवरी होती है, जिस ओवरी में कवर होता है, तो ओवरी जो होती है वो फल में चेंज हो जाती है। यानी कि बीजांड को हम फ्यूचर ऑफ बीज कहते हैं, यानी कि भविष्य का बीज है, और ओवरी को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर ऑफ फ्रूट कहते हैं, यानी कि ये हमारी फ्यूचर का क्या है, फल है। क्योंकि ओवरी जो है फल में चेंज हो जाती है और जो बीजांड है वो बीज में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पादप संरचना जो निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाते हैं, बीजाणु या बीजांड कहलाते हैं। और एक परिपक्व बीजाणु पोषी उत्तक से निर्मित होता है, जो एक या दो फ्यूचर बीज चोल से ढका होता है, और इसे इंटीग्मेंट यानी कि अध्यारोहण कहते हैं। और अंकुरण के बाद एक परिपक्व बीज वृद्धि कर पूर्ण विकसित पौधा विकसित होता है, बीजाणु पुष्प के जयांग भाग में अवस्थित होता है। यानी कि ये जो बीजांड है ये पुष्प के जयांग भाग में है ना, पुष्प का कौन सा, जयांग भाग, तो ये पुष्प का जयांग भाग है, और इसके अंदर क्या है, ये ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, फ्रूट में, और ये किस में चेंज हो जाएगा, सीड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात, चलिए आगे। मोनोकार्पिक फलों की 100 उदाहरण परिभाषा दे। मोनोकार्पिक फलों का 100 उदाहरण परिभाषा दे। यानी कि अब आपको यहाँ पे क्या बताने हैं, मोनोकार्पिक फल, यानी कि मोनोकार्पिक फल क्या है, इसका 100 उदाहरण दे, यानी 100 उदाहरण आपको क्या देने, परिभाषा देने। मोनोकार्पिक, तो मोनोकार्पिक पादप या फलों में पुष्प का निर्माण पूरे जीवन काल में एक ही बार होता है। यानी कि देखो, एक मोनोकार्पिक होता है, एक पॉलीकार्पिक होता है। तो मोनोकार्पिक में क्या होता है कि जो मोनोकार्पिक पादप है या जो फल है उनमें पुष्प निर्माण, ठीक है, पादप फलों में पुष्प निर्माण पूरे जीवन काल में, यानी कि उस पौधे की जो लाइफ स्पैन है या जो लाइफ साइकिल है उस पूरे जीवन काल में एक बार होता है। और सभी वार्षिक पौधे जैसे गेहूं में, धान में, तथा द्विवार्षिक पौधे जैसे बंद गोभी तथा मूली। तो इसके प्रमुख उदाहरण साथ ही साथ बम्बूसा टुंडा है, जैसे कुछ बहुवर्षीय पादप भी इसके उदाहरण है। देखो, जैसे यहाँ पूछ रहा है कि मोनोकार्पिक पादप या फलों में पुष्प का निर्माण पूरे जीवन काल में एक बार ही होता है। एग्जाम्पल जैसे सभी वार्षिक पौधे में, देखो गेहूं की खेती बेटा जो की जाती है वो साल में एक बार की जाती है ना। अगर हम क्या करें, गेहूं की खेती की बात करें, किसकी, गेहूं की जो खेती है, तो ये जो गेहूं की खेती होती है ये स्टार्ट कब होती है, इसको स्टार्ट कहते हैं कि भाई जो ये 15 नवंबर से ना, कि जो हमारा नवंबर है, नवंबर, ठीक है, नवंबर टू दिसंबर ये स्टार्ट होती है, यानी कि नवंबर और दिसंबर में इसकी खेती की जाती है, ठीक है। 15 नवंबर से 14 नवंबर तक का ये टाइम होता है, और ये वार्षिक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि नवंबर दिसंबर में लगा दे फिर वापस से 6 मंथ वापस से लगा दे, नहीं, यानी कि गेहूं की खेती जो होती है एक साल में एक बार होती है। तो देखो बेटा, ये जो गेहूं है ना, अब ये गेहूं का पौधा है, ठीक है, अब ये गेहूं का पौधा है, ठीक है, अब ये गेहूं का पौधा है, तो इस गेहूं के पौधे में क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, ठीक है, फ्लावर लगते हैं, गेहूं के पौधे में फ्लावर लगते हैं।
तो ये जीवन में अपने एक बार ही लगते हैं। ऐसा नहीं क्योंकि हम गेहूं की कटाई कर दिए, गेहूं की कटाई कर दिए तो इसका जीवन काल खत्म। जब हम गेहूं की कटाई कर देते हैं तो गेहूं का जीवन काल क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरह धान का भी, धान में भी एक ही बार फल फूल लगते हैं। और द्विवर्षीय पादप जैसे बंद गोभी तथा मूली, मूली में भी ऐसा नहीं कि एक बार हमने प्लांट लगा दिया तो 4 बार उससे फल फूल लग रहे, नहीं, एक बार ही फल लगते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह मूली में भी होता है। तो जितने भी द्विवर्षीय पादप जैसे बंद गोभी तथा मूली हो गया, वार्षिक पौधे जैसे गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ये सभी हो गया, इनमें एक ही बार लगता है और ऐसे फलों को हम कहते हैं मोनोकार्पिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक। और पॉलीकार्पिक वो होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में पुष्प और फल देते हैं। ठीक है, तो वो पॉलीकार्पिक। क्लियर? तो सभी बच्चे नोट करो फटाफट, फटाफट सभी बच्चे नोट करो इसको, फिर आगे बढ़े हम लोग। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच में अंतर स्पष्ट करें। यानी शुक्राणु जनन और अंड जनन, तो शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच में क्या करने हैं, अंतर स्पष्ट करने हैं। यानी शुक्राणु जनन क्या होता है और अंड जनन क्या होता है, इनमें आपने अंतर लिखने हैं। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, एक साइड शुक्राणु जनन लिखोगे और दूसरे साइड अंडाणु जनन लिखोगे। क्या लिखोगे, एक साइड शुक्राणु जनन, दूसरे साइड अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन में और अंडाणु जनन में आप क्या लिखोगे, देखो अंड जनन की बात करें तो यह अंड निर्माण की प्रक्रिया है। यानी ये जो oogenesis है, क्या, oogenesis, तो ये जो oogenesis की क्रिया है, इस oogenesis क्रिया में क्या होगा, अंड का निर्माण यानी कि ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो oogenesis है, ठीक है, यानी कि अंड जनन की क्रिया में ओवम का निर्माण है, और यह शुक्राणु निर्माण की क्रिया है, यानी कि हम ये कहेंगे स्पर्म फॉर्मेशन। क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन, यानी कि क्या करेगा, शुक्राणु निर्माण की क्रिया है। तो शुक्राणु निर्माण की क्रिया कौन है, बताइए। शुक्राणु, देखो शुक्राणु जनन व अंड जनन के बीच में अंतर स्पष्ट करें, तो अंड जनन क्या है, ये अंड निर्माण की क्रिया है। यानी अंड जनन में क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और अंडाणु का निर्माण कहाँ होगा भाई, ओवरी में। आप लिख सकते हो कि अंड निर्माण की क्रिया अंडाशय में होती है, थोड़ा सा आप अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसमें एक प्राथमिक उस साइड से एक अंड का निर्माण होता है। इसमें एक प्राथमिक उस साइड जो है, जो प्राथमिक अंडक है, उससे एक अंड का निर्माण होता है। किसमें, अंड जनन में। शुक्राणु जनन में क्या है, इसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। इनमें एक प्राथमिक oocyte से एक अंडाणु का निर्माण होता है। ध्यान देना, अंड जनन की क्रिया में एक प्राथमिक oocyte है और उससे एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन ये जो शुक्राणु जनन में, इसमें एक तो स्पर्मेटोसाइट्स है, लेकिन उस स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें 2 से 3 पोलर बॉडी बनती है। किसमें, अंड जनन की क्रिया में 2 से 3 पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, और इसमें पोलर बॉडी नहीं बनता। इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे बेटा एग्जाम्पल, हमने क्या पढ़ा था अंड जनन में,
तो अंड जनन की क्रिया में हम क्या देखते हैं कि ये जो लड़की है, कोई भी लड़की है, इसमें दो अवस्थाएं आती है, एक इसके जन्म से पहले और एक इसके जन्म से बाद। ठीक है, तो जन्म से पहले ही क्या होता है कि प्राथमिक अंडक का निर्माण है ना, यहाँ पे इसकी जो अंड जननी सेल है, क्या है, जो अंड जननी सेल होगी, ये अंड जननी सेल विभाजन करेगी और एक इसमें चेंज हो जाएगी, समसूत्री विभाजन से प्राथमिक oocyte बनाएगी, यानी प्राथमिक अंडक बनाएगी। ये प्राथमिक अंडक की जो ये विधि है, ये क्या हो जाती है, रुक जाती है, उसके बाद एक लड़की की जन्म होती है। फिर इस प्राथमिक अंडक में विभाजन होता है यानी अर्धसूत्री, और ये चेंज हो जाता है द्वितीयक अंडक में। अब द्वितीयक अंडक में चेंज होने के बाद जब प्राथमिक अंडक चेंज होता है तो एक द्वितीयक अंडाणु बनाता है, और द्वितीयक अंडाणु से एक पोलर बॉडी बनाता है। क्या बन गया, एक द्वितीयक अंडाणु और एक पोलर बॉडी। वापस इस द्वितीयक अंडाणु का विभाजन होता है, जिससे एक यहाँ बना, तो इस एक पोलर बॉडी से द्वितीयक अंडाणु से ओवम बनेगा और इससे दो पोलर बॉडी बन जाते हैं। तो जो अंडजनन की क्रिया है उसमें 2 से 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो शुक्राणुजनन की क्रिया होती है उसमें किसी प्रकार की पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता, क्योंकि 4 स्पर्मेटिड बनते हैं और ये चारों स्पर्मेटिड जो होते हैं शुक्राणु में चेंज हो जाते हैं। क्या, 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है और चारों जो स्पर्मेटिड होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, शुक्राणु में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलो गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परतों का निर्माण के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए या वर्णन करें। गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं भ्रूणी परिवर्धन, तो गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परतों के निर्माण के बारे में सचित वर्णन करें। यानी जो गैस्ट्रुलेशन होता है, ठीक है, क्या होगा, ये जो गैस्ट्रुलेशन होता है, तो गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परतों के निर्माण के लिए, ठीक है, जो जनन परतों का निर्माण के बारे में आपने क्या करना है, सचित वर्णन करने हैं कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है और कैसे जनन परतों का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, तो गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परतों के निर्माण के बारे में सचित वर्णन करें। अभी गैस्ट्रुलेशन क्या है, तो गैस्ट्रुलेशन की क्रिया द्वारा गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। यानी जब गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है तो गैस्ट्रुलेशन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन के मेथड द्वारा या गैस्ट्रुलेशन की क्रिया के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। तो प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में ब्लास्टोसिस्ट द्वारा गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोमेयर में गति होती है, जिसे मोर्फोजेनेटिक गति कहते हैं। सॉरी, देखो, गैस्ट्रुलेशन की क्रिया द्वारा गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, ठीक है, और प्रारंभिक भ्रूणावस्था में ब्लास्टोसिस्ट द्वारा गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोमेयर्स में गति होती है और मॉर्फोजेनेटिक गति कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेटिक गति कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मॉर्फोजेनेटिक गति किसे कहते हैं या मॉर्फोजेनेटिक गति क्या होती है। तो क्या बताओगे कि गैस्ट्रुलेशन की क्रिया द्वारा गैस्ट्रुलेशन का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण होता है और प्रारंभिक भ्रूणावस्था में ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा, किसके द्वारा, ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोमेयर में गति होती है। किसके द्वारा, गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोमेयर जो होता है उसमें गति होती है, जिसे मॉर्फोजेनेटिक गति कहते हैं, और जिसके अंत में 3 जनन परतों स्तर का निर्माण होता है, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म का फॉर्मेशन। क्या क्या, एक्टोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म का निर्माण होता है। तो एंडोडर्म में हम आप सभी को पता है भाई कि जो एंडोडर्म होता है इससे क्या निर्माण होता है, उपकला उत्तक बनता है, उपकला उत्तक का निर्माण होता है। ये जो एक्टोडर्म होता है इससे क्या, तंत्रिका उत्तक बनती है। क्या बनती है, तंत्रिका उत्तक बनती है, ठीक है। और ये जो मेसोडर्म होता है इससे संयोजी उत्तक, संयोजी एवं पेशी यानी कि मसल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो क्या,
पेशी उत्तक का निर्माण होता है। जब उत्तक बनेगा तो उत्तक से धीरे धीरे अंग का फॉर्मेशन होगा, है ना। जब उत्तक बनता है तो उत्तक किस में चेंज हो जाएगा, अंग में चेंज होगा। तो उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, और अंग से अंग तंत्र बना, और अंग तंत्र से एक शरीर का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्या हुआ, एक शरीर का निर्माण हो गया। तो ये गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परतों के निर्माण के बारे में सचित्र वर्णन करने हैं। तो ये आप तो लिख लिए। अब ये चीज आपने यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इस डायग्राम में समझाई गई है, कैसे यहाँ पे चीजों का फॉर्मेशन एंड निर्माण हुआ है। देखो ये जो संरचना है, ये जो संरचना इसको हम कहते हैं भ्रूणी गांठ कहते हैं। और ये वाली जो लेयर है, ये जो लेयर इसको अंतः स्तर्म का आरंभ कहते हैं। और ये जो कैविटी है इसको कोरक गुहा, और ये जो साइड साइड वाली सेल्स है इसको पोस्ट कोरक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज को अधिकोरक कहते हैं, ठीक है। वही चीज है, उलग गुहा हो जाती है, उलध्वनि कोशिकाएं, दिवीक्षण, प्राथमिक, भ्रूणी, अंतःचर्म और पोस्ट कोरक। यहीं पे अंतःचर्म उलग गुहा का निर्माण, यानी कि ये डायग्राम आपने बनाने हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो फटाफट देख लो, फटाफट एक बार डायग्राम को देख लो, फिर आगे चलते हैं। एक बार सभी बच्चे डायग्राम को देख लो, फिर हम लोग जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे को नोट करना है नोट कर लो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। आपस में बात मत करना, क्लास पे ध्यान देना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके चैट को पढ़ा जाए तो आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप बात करोगे तो आप पढ़ाई से वंचित रह जाओगे, है ना। यानी कि जो आपका मेन टारगेट है उस टारगेट से आप पीछे रह जाओगे। ओके, तो पढ़ाई में कोई बात नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं पढ़ाई के समय। और पढ़ाई के बाद जब नहीं पढ़े तो जो भी मौज मस्ती करने हैं, जो भी करने, पूरी छूट है, लेकिन पढ़ाई के साथ बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो, परख नली शिशु किसे कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या, परख नली शिशु किसे कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो मुझे तो लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, और हर एक बच्चे को, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोलेगा कि नहीं मैम मुझे नहीं आता, या मुझे नहीं समझ में आता कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं, या परख नली शिशु क्या होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है। चलो, तो साथ साथ नोट भी करते हुए है चलने हैं, समझते हुए भी चलने हैं। परख नली शिशु की बात करते हैं। परख नली शिशु प्रोग्राम में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो परख नली शिशु प्रोग्राम है, इनमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी हम जिसको कहते हैं अंतःपात्री निषेचन, या जिसको एक और नाम देते हैं पात्रे निषेचन। क्या, परख नली शिशु प्रोग्राम में, यानी कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात ठीक है, अंडे का निषेचन प्रयोगशाला में शरीर के बाहर किया जाता है। यानी जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, स्वपात्री निषेचन है, या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, या परख नली शिशु प्रोग्राम है, इनमें अंडे का निषेचन यानी शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन होता है वो प्रयोगशाला में शरीर के बाहर होता है। लेकिन वैसे क्या होता है कि अंडाणु शुक्राणु का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मादा शरीर के अंदर होता है। जो मादा शरीर होगी उसके अंदर होगा, यानी जो जीवे निषेचन होता है। और पात्री निषेचन क्या होता है कि इनमें भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हाँ बस फर्क इतना है कि ये मादा शरीर के बाहर हो रहा है, यानी कि ये मादा शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, ये क्रिया हो रही है मादा शरीर के बाहर, ठीक है। तो परख नली शिशु प्रोग्राम में इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात अंडे का निषेचन प्रयोगशाला में शरीर के बाहर किया जाता है। यानी अर्थात इसका क्या है कि जो अंडे का निषेचन है वो प्रयोगशाला में शरीर के बाहर किया जाता है, यानी कि जो मादा होगी उसके शरीर के बाहर, शरीर के अंदर नहीं, ठीक है। इस तकनीक में पति या दाता मादा से, इस तकनीक में पत्नी या
दाता यानी जो मादा से अंडा लेकर पति या दाता नर के शुक्राणु द्वारा निषेचन, ठीक है, शुक्राणु द्वारा निषेचन द्वारा युग्मनज निर्माण शरीर के बाहर कराया जाता है। यानी कि ये जो कंडीशंस है, ये जो तकनीक है, दो स्त्रियों में दो कंडीशंस के लिए, दो कारण के लिए किया जा सकता है। पहला कारण क्या है? क्या पता कि एक ऐसी महिला है, कोई एक ऐसी महिला है जिनमें अंडे बन रहे हैं, जिनमें अंडे बन रहे हैं और उनमें जो अंडोत्सर्ग होता है, क्योंकि ओवरी में और अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, ओवुलेशन के दौरान वो फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, तो अंडे तो बन रहा है लेकिन अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है, या फर्टिलाइजेशन के योग्य वातावरण ना दे सके। यानी कि जो निषेचन करने का जो समय है, जो उपयुक्त वातावरण होता है, वो उस महिला की अंडवाहिनी में ना हो। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, महिला के अंडाणु को लिया जाता है, प्रयोगशाला में यानी लैब में उसके पुरुष के शुक्राणु के साथ निषेचन कराया जाता है, जायगोट बनता है और जायगोट को शरीर के बाहर ही शरीर के निर्माण होता है और ऐसे युग्मनज यानी 8 कोशिका वाले स्तर को अंडवाहिनी में स्थानापन्न कराया जाता है। यानी कि शरीर के बाहर निषेचन हुआ, शरीर के बाहर जायगोट बना और जो 8 कोशिका वाला, जो क्लीवेज के दौरान जो 8 कोशिका वाली सेल होती है या जो 8 कोशिका वाला स्तर होता है, उसको अंडवाहिनी में स्थानापन्न करा दिया जाता है। पर 8 से अधिक कोशिका युक्त भ्रूण को गर्भाशय के अंदर, जहां शिशु का पूर्ण विकास जन्म होता है, जन्म के पहले का होता है, वहां पे कराया जाता है। समझ गए आप लोग? परखंडी शिशु में क्या है कि ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी? क्या पता महिला में ओवुलेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन मेन जो कार्य है उसमें अंडाणु ही न बन रहा है। तो उस कंडीशन में उसके पुरुष का शुक्राणु लिया जाएगा, किसी दूसरी महिला से अंडाणु लिया जाएगा, निषेचित किया जाएगा, यही विधि की जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? मान लो महिला में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके पुरुष में, उसके हस्बैंड में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो विरस्टेचन में प्रॉब्लम है, ठीक, कोई भी लिंग का जो साइज है वो छोटा है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए ये तकनीक अपनाई जाती है। और इनसे जो बच्चे बनते हैं, इस तकनीक के द्वारा जो बच्चे बनते हैं, उनको हम परखनली शिशु कहते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्लियर? आई होप कि आप सभी बच्चे को ये परखनली शिशु बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो रक्त के कार्यों को लिखें। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? रक्त यानी कि जो ब्लड है, ब्लड के कार्यों को लिखें। तो रक्त के कार्यों को लिखें, यानी कि जो ब्लड है, ब्लड के क्या कार्य होते हैं और उन कार्यों को लिखें। कौन कौन से कार्य हैं जो ब्लड के अंतर्गत आते हैं? तो रक्त के कार्यों को लिखें, यानी कि ब्लड के कार्यों को आपने लिखना है। ठीक, अब रक्त के कार्य क्या है, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि ब्लड क्या है और ब्लड के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, देखो, रक्त द्रव्य संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। जो हमारा ब्लड होता है, ये जो ह्यूमन का ब्लड है, या जो ब्लड है, ये रक्त द्रव्य संयोजी ऊतक का उदाहरण है। यानी कि किसका है? ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये कनेक्टिव जो द्रव्य कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसका उदाहरण होता है। यह द्रवी भाग प्लाज्मा तथा फ्लोटिंग कोश की कणिका से निर्मित है। ठीक है, यानी कि हम अगर ब्लड की बात करें, मैं यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा इस लाइन को पढ़ने से पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ों, बेसिक चीज़ बताऊं ब्लड के बारे में, हमने क्या डिस्कस किया? ब्लड, क्या? ब्लड। ये जो ब्लड होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। क्या? पहला मिलकर बना है प्लाज्मा से। किससे? प्लाज्मा से। ठीक है, और दूसरा है, बना है ब्लड वेसल से। ठीक है, या ब्लड सेल से कह सकते हैं, ब्लड सेल से, यानी जो रक्त कोशिकाओं से। ठीक है, ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में जो वाटर की मात्रा है, जो जल की मात्रा होती है, वो 90 से 92% होती है। 92 से 92% होती है, यानी कि परसेंट होती है। ठीक है, और बाकी जो शेष बचता है उनमें ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है, एंड जो इनऑर्गेनिक
पदार्थ होते हैं। क्या? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। तो ये किस में मात्रा होगी? प्लाज्मा के अंदर मात्रा होगी। ब्लड सेल्स की बात करें तो ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। क्या? पहला होती है आरबीसी। क्या है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पेल्स या रेड ब्लड सेल्स। ठीक। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, या वाइट ब्लड कार्पेल्स। ठीक है। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। देखो आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से जो हीमोग्लोबिन है ये उपस्थित है, ये प्रेजेंट है, तो हमारे ब्लड का जो रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। यानी जो हम रक्त को देखते हैं वो जो हमारा रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। कैसा होगा? जो हमारे ब्लड हमें दिखाई देते हैं वो ब्लड हमारे रेड रंग के यानी कि लाल रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके। डब्ल्यूबीसी में किसी प्रकार का हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट है, यानी जो ये पिगमेंट है, ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, इनमें किसी प्रकार का पिगमेंट का उपस्थिति नहीं है। जब किसी प्रकार के पिगमेंट की उपस्थिति नहीं है तो ये कैसा दिखाई देता है? वाइट दिखाई देता है। और डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोगाणु आए उस रोगाणु से लड़ने की कैपेसिटी रखता है, उसको भक्षण करने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इनमें महाभक्षाणु सेल्स भी होती हैं जो किसी भी रोगाणु को, कोई भी रोगाणु हमारी बॉडी में आएगा उस रोगाणु को मारने का कार्य करती है। क्या करेगी? कोई भी अगर रोगाणु हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो उस रोगाणु को मारने का कार्य करेगी। ठीक है, तो रक्त और प्लेटलेट्स का तो आप सभी को पता ही है कि प्लेटलेट्स का कार्य है ब्लड का क्लॉटिंग करना। यानी अगर हमें चोट लग गई, किसी कारणवश चोट लगी, घाव लग गया, तो हमारा ब्लड का कार्य है क्लॉटिंग करना। यानी कि इनमें कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और वो प्रोटीन की वजह से ही जो हमारे ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, यानी कि जो हमारा रक्त का बहना बंद हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिसके प्लेटलेट्स में जिस प्रोटीन का, जो ब्लड का क्लॉटिंग करने वाली प्रोटीन होती है, अगर उसका अभाव है, एब्सेंट है, तो उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाला डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति है तो इनमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। यानी कि अगर चोट लग गई, ब्लड रिलीज होने लगा, ब्लड बहने लगा, तो ब्लड बहना बंद नहीं होगा, और जब ब्लड बहना बंद नहीं होगा तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाती है। ठीक है, क्लियर? तो क्या है? रक्त रक्त द्रव्य संयोजकता का एक उदाहरण है और यह द्रवी भाग यानी प्लाज्मा तथा फ्लोटिंग कोश की कणिका से निर्मित है। प्लाज्मा में विभिन्न घुलित कार्बनिक तथा अकार्बनिक तथा कार्बनिक अवयव पाए जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, और कोश की कणिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स के रूप में रहती है, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, और रक्त के कार्य विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे गैस, हार्मोन्स इत्यादि को शरीर के विभिन्न ऊतक और अंगों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य, हमारी जो ऑक्सीजन गैस है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स का परिवहन करना है। देखो हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर की जो भी कार्य है ना, हमारे बॉडी के जो भी कार्य हैं, वो जो भी कार्य संपन्न हो रहे हैं वो हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। यानी कि वो हार्मोन्स की देन है, हार्मोन्स की वजह से वो सभी कार्य संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो रक्त के कार्य, ये जो विभिन्न पोषक पदार्थ हैं उनको भी परिवहन करना। क्योंकि देखो आप कभी जानते हो कि हम भोजन तो खाते हैं, सपोज दैट जैसे हमने भोजन खाया, हमने भोजन का एक टुकड़ा उठाया, मुख में ले गया, दांतों की सहायता से पीसा, उसके बाद ग्रसनी के द्वारा, है ना, और अमाशय में आया, अमाशय के द्वारा फिर चला गया आंत में, आंत से फिर मलाशय में, मलाशय द्वारा से हमने उसको बाहर कर दिया। तो ये तो हमने खाया इन सभी, यानी कि मानो बात हमने भोजन खाया और भोजन हमारा गया सिर्फ पाचन तंत्र वाले पार्ट्स में, यानी जितने भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट्स के अंतर्गत जो भी पार्ट्स आते हैं उसी में आता है। लेकिन हमारे शरीर की वृद्धि तो सभी होती है, हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है तो सभी जगह होती है। तो क्यों? क्योंकि ये जो उससे पोषक पदार्थ मिलते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, और उस भोजन के द्वारा जो पोषक पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, वही पोषक पदार्थ ब्लड के माध्यम से एक अंग से दूसरे अंग में यानी ऊतकों से अंगों में जाते हैं। क्या?
उत्तक से अंगों में प्रवेश करते हैं और तब जाके हमारे जो अंग होते हैं उस अंगों का बहुत अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, इसके साथ साथ गैसों का आदान प्रदान करना है ना। अब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो हम ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो ये ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड के माध्यम से हर एक शरीर में ऑक्सीजन गई, ब्लड के माध्यम से हर एक उत्तकों अंगों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चलेगी। इसके साथ साथ हार्मोन्स का भी, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी कार्य हैं, हमारे शरीर के जो भी कार्य हैं, सभी कार्य को करने के लिए हार्मोन्स का एक अहम रोल होता है। तो वो हार्मोन्स को भी एक माध्यम देता है, यानी कि हार्मोन्स को उत्तक में जाना, अंग में जाना है, तो उत्तकों से अंग में ले जाने का जो कार्य करता है वो ब्लड ही करता है। ठीक है, तो ये रक्त के कार्य को लिखे, या आप इतना लिखोगे। ठीक है, आगे लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखे, यानी सेक्स क्रोमोसोम पे, लिंग गुणसूत्र पे एक टिप्पणी लिखे, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है, और इस पे आपको क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम पे आपने क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है कि लिंग गुणसूत्र क्या है, और इस पे आप क्या करोगे, टिप्पणी लिखोगे। आप उसको बताओगे कि लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। अब अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें कि लिंग गुणसूत्र क्या है और लिंग गुणसूत्र हम कहते किसे, देखो लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखे, तो लिंग गुणसूत्र यानी कि क्या, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र का वह प्रकार है जो लिंग निर्धारण में भाग लेता है। यानी कि अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो जो लिंग गुणसूत्र है, गुणसूत्र का एक प्रकार है, क्या है, गुणसूत्र का एक प्रकार है जो सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया, यानी जो लिंग निर्धारण की क्रिया है, उस लिंग निर्धारण की क्रिया में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि भाग लेता है। क्या करेगा, जो लिंग निर्धारण की क्रिया है उस लिंग निर्धारण की क्रिया में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि ये भाग लेने का कार्य करता है। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखे, यानी लिंग गुणसूत्र का, गुणसूत्र का एक प्रकार है जो लिंग निर्धारण में भाग लेता है, और यह मनुष्य में 23वां गुणसूत्र का जोड़ा है। यानी कि आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन है, ठीक है, जो मानव है, इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 46 है, और जोड़ा कितना है, 23 है। तो ये जो 22 जोड़ा है, ठीक है, 22 जोड़ा जो गुणसूत्र है, इस 22 जोड़ा वाले जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को हम कहते हैं ऑटोसोमल। ऑटोसोमल क्यों ऑटोसोमल कहते हैं, क्योंकि ये 22 जोड़ा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सभी का क्या होगा, एक्स एक्स यानी कि बराबर होता है। और 23वां जोड़े की बात करें, है ना, 23वां जो जोड़ा आएगा, 23वां में जो मेल होगा उसका एक्स और वाई होगा, और जो फीमेल होगी, ठीक है, जो फीमेल होगी उसका एक्स और एक्स होगा। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम में ये जो एक्स और वाई है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम में जो ये एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र, यही क्या करेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया, यानी कि लिंग निर्धारण की क्रिया को करेगा। ठीक, तो गर्ल्स होना बॉयज होना ये डिपेंड किस पे करेगा, मेल पे करेगा। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र का वह प्रकार है जो लिंग निर्धारण में भाग लेता है, यानी कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया, यानी कि लिंग का निर्धारण करने के लिए लड़का होगा कि लड़की होगी, ये क्रिया को निर्धारित करने के लिए पार्टिसिपेट करता है, यानी कि भाग लेता है। ठीक है, मनुष्य में 23वां गुणसूत्र का जोड़ा, इसके द्वारा नर तथा मादा लिंग का निर्धारण होता है। यानी कि मनुष्य में जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है, इसी के द्वारा नर का या मादा का, इसी क्रोमोसोम के द्वारा किसका, या तो नर का या तो मादा का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो मादा में 2x गुणसूत्र तथा नर में 1x। मादा में जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है इसमें 2x गुणसूत्र है, और जो मेल है इनमें 1x गुणसूत्र है, और एक क्या है, x और सॉरी एक क्या है, y गुणसूत्र है। ठीक है, y है। तो ये गर्ल्स को निर्धारित करेगी, और ये जो y होगा ये बॉयज को निर्धारित करेगा। ठीक है, तो एक्स गुणसूत्र मादा में गुणों का निरूपण करता है, जबकि वाई नर का। तो ये जो एक्स और वाई है, तो जो एक्स गुणसूत्र होता है ये मादा गुण को निरूपण करता है,
मादा गुण का निरूपण करने का मतलब कि फीमेल को बनाता है, यानी गर्ल्स को बनाता है। और जो ये वाई गुणसूत्र होता है ये नर को निरूपण करता है, यानी कि मेल को बनाता है, यानी कि एक बॉयज को बनाता है। ठीक है, तो ये है लिंग गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखें, तो आप ये लिखोगे कि सेक्स क्रोमोसोम पे ये आपके टिप्पणी होते हैं। ठीक, समझ में आ गया? और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और भाई घबराने नहीं है, बात नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं। और जो बच्चे लास्ट में आए हैं, बीच में आए हैं, उनका भी स्वागत है आज की क्लास में। ठीक है, तो बात नहीं करने हैं। देखो, अगर आप बिना बात किए टॉपिक को समझोगे तो एक आज की क्लास में, इसी क्लास में और इसी समय टॉपिक क्लियर हो जाएगी। बस आपने थोड़ा बहुत रिवीजन करना रहेगा। और अगर आप ऐसे ही आप आपस में बीच में जो बात कर रहे हो ऐसे ही बात करते रहोगे तो आपका डाउट रह जाएगा और ऐसे ही डाउट बना रहेगा, क्लियर भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ओपेरान को परिभाषित करें तथा इसके संगठक जीनों के नाम बताएं। ओपेरान क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में। तो ओपेरान को परिभाषित करें तथा इसके संघट्ट जीनों के नाम बताएं, यानी इसके जो संघट्ट जीन है उन संघट्ट जीनों के नाम बताएं कि संघट्ट जीन क्या होते हैं। तो ओपेरान को परिभाषित करें तथा इसके संघट्ट जीनों के नाम बताएं। तो ओपेरान एक प्रकार का संलग्न जीनों का समूह है। ये जो ओपेरान होता है, ठीक है, ये जो ओपेरान है ये एक प्रकार का संलग्न जीवों का समूह है। क्या है? एक प्रकार का जो संलग्न जीन है, सॉरी जीव मैं बोले हूँ, जो संलग्न जीन होता है उस जीनों का समूह होता है जो क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ध्यान देना, जब आपसे पूछा जाएगा कि अगर ओपेरान एक प्रकार का संलग्न जीन है, ठीक है, तो देखो ओपेरान एक प्रकार का संलग्न जीनों का समूह है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। यानी जो ओपेरान है ये क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा। किसमें भाग लेगा? ये जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, इस प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए ये पार्टिसिपेट करेगा। तो कौन करेगा? जो ओपेरान होता है ये करते हैं। ठीक है, इसमें कई निम्नलिखित जीन शामिल हैं और इसमें क्या है कि कई निम्नलिखित यानी कि बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो इनके अंतर्गत शामिल हैं। क्या है? इनके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जीन हैं जो सम्मिलित हैं। क्या है? जो सम्मिलित है। पहला क्या है? संरचनात्मक जीन, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, पहला क्या है? स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल जो जीन है, तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये किस में लेगा? प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस। ठीक है, तो ये किस में? प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। यानी जो स्ट्रक्चरल जीन होगा ये स्ट्रक्चरल जीन किस में पार्टिसिपेट करेगा? प्रोटीन संश्लेषण में, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। पहला होता है। दूसरा है ओपेरान जीन, दूसरा सॉरी ऑपरेटन जीन, सॉरी मैं कह रही हूँ ओपेरान। दूसरा है ऑपरेटन जीन। क्या है? सेकंड क्या है? ऑपरेटन। ठीक है, तो सेकंड है ऑपरेटन जीन। अब ऑपरेटन जीन क्या है? ये क्रियाशीलकों से बंधकर ये क्या करता है? जो क्रियाशीलक होते हैं तो ये क्रियाशीलकों से बंधकर निश्चित करते हैं कि सकारात्मक जीन कार्यशाली होंगे या नहीं। यानी जो ऑपरेटन जीन का कार्य होगा, इनका कार्य है ये क्रियाशील से बंध कर, यानी जो क्रियाशील होंगे उस क्रियाशील से बंधते हैं और बंधने के बाद यह ये निश्चित करते हैं कि ये संरचनात्मक जीन, जो ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन कार्यात्मक यानी कार्यशील होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये कार्यशील होंगे या नहीं होंगे ये डिसाइड कौन करेगा? ऑपरेटन जीन करेगा। कैसे करेगा? जब ये क्रियाशील जीन से बंधेगा तब। जब ये क्रियाशील जीन से बंध जाएगा तो ये निश्चित हो जाएगा। ठीक, जब बंधेगा तो क्या होगा? ये निश्चित हो जाएगा। क्लियर? अब चौथा आता है प्रोमोटर जीन। पहला हमने देखा है स्ट्रक्चरल जीन, दूसरा हमने देखा ऑपरेटन जीन और तीसरा क्या है? प्रोमोटर जीन। ठीक है, प्रोमोटर जीन। अब ये प्रोमोटर जीन क्या होते हैं? यह आरएनए पॉलीमरेज का बंधन स्थान है। यानी जो आरएनए पॉलीमरेज है, क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, तो ये जो प्रोमोटर जीन होती है,
ठीक है, ये जो प्रोमोटर जीन होंगे ये आरएनए पॉलीमरेज का बंधन स्थान है। किसका बंधन स्थान है? जो आरएनए पॉलीमरेज है उस आरएनए पॉलीमरेज का ये बंधन स्थान होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज का बंधन स्थान कौन है? तो आरएनए पॉलीमरेज का जो बंधन स्थान होता है वो प्रोमोटर जीन होता है। क्या होगा? ये जो प्रोमोटर जीन होते हैं यही आरएनए पॉलीमरेज का बंधन स्थान होते हैं। और अगला क्या है? रेगुलेटर जीन। ठीक है, चौथा क्या है? रेगुलेटर जीन। क्या? रेगुलेटर जीन। तो ये जब रेगुलेटर जीन है ये दमन कार्यों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। ये जो रेगुलेटर जीन का कार्य होता है ये दमन कार्यों को पैदा, यानी जो दमनकारी होंगे उन दमन कार्यों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दमन कार्यों को पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये जो रेगुलेटर जीन होगा ये दमन कार्यों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये है ओपरान को परिभाषित करें तथा इसके संघट्ट जीनों के नाम बताएं। तो आप लिखोगे ओपरान एक प्रकार का संलग्न जीवों का समूह होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है और इसके निम्नलिखित जीन शामिल है। एग्जाम्पल या पहला संरचनात्मक जीन यानी स्ट्रक्चरल जीन, दूसरा ऑपरेटन जीन, तीसरा प्रोमोटर जीन और चौथा रेगुलेटर जीन। क्लियर है? समझ गए? तो अगर इस प्रकार का आएगा ये आपने कर दिया, आपको 2 से 3 नंबर मिल गए। ठीक, जिस लेवल में पूछा जाएगा। संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। संक्षेप में, किसमें? संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में वर्णन करना है, वो भी किसे? संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। देखो, एक आपने पढ़ा होगा डोमेन, ठीक है, ठीक है, एक होता है, देखो एक क्या है? डीएनए है, तो डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए है, एक डीएनए है और उस डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ तो उसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन, यानी हिंदी में प्रतिकीर्ति। क्या? हिंदी में प्रतिकीर्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिकीर्ति मतलब अपनी छवि ना, सेम क्या करना? बनाना। ठीक है, अब डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन, ठीक है, अनुलेखन कहते हैं। इसके बाद आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस। जब आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा यानी प्रोटीन का संश्लेषण होगा उसको हम कहते हैं अनुवादन। क्या? अनुवादन, यानी ट्रांसडक्शन या हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर? तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी नाम लिख लेना अनुलेखन। ठीक है, हिंदी नाम क्या लिखोगे? अनुलेखन। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उससे डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है और डीएनए खंड से जिसका आरएनए में अनुलेखन होता है वह प्रोटीन को इनकोड करता है और जिससे संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? ये जो डीएनए है और इस डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होगा और डीएनए खंड जिसका आरएनए में अनुलेखन होता है, यानी जो डीएनए खंड है जिसका आरएनए में, ये डीएनए खंड है जिसका आरएनए में क्या हो रहा है? अनुलेखन होता है, वह प्रोटीन को इनकोड करता है।
वो क्या करेगा, प्रोटीन को इनकोड करता है, जिससे संदेश वाहक आरएनए कहा जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, संदेश वाहक आरएनए यानी एमआरएनए, या जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो ये होता है ट्रांसक्रिप्शन, या जिसको हम कहते हैं अनुलेखन। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन या प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, यानी डीएनए से हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का सिंथेसिस होना अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, चलो 3 क्वेश्चन और है। निम्नलिखित को परिभाषित करें, निम्नांकित को परिभाषित करें, यानी कि यहाँ पे ये सभी जो संलग्नता क्या है, संलग्नता वर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष संलग्नता क्या होता है, और परोक्ष संलग्नता क्या होता है, यहाँ पे आपको सभी को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि आपको यहाँ पे परिभाषित करना है, यानी कि इस पे आपको इसको डेफिनेशन लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखने हैं आपको, डेफिनेशन लिखने हैं। तो निम्नांकित को परिभाषित करें, यानी संलग्नता को परिभाषित करना है, संलग्नता वर्ग को परिभाषित करना है, प्रत्यक्ष संलग्नता को करना है, और परोक्ष संलग्नता को करना है। अब हम संलग्नता की बात करते हैं। देखो, पहला हम देखते हैं संलग्नता, और संलग्नता को हम कहते हैं लिंकेज। संलग्नता को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। क्या बोलेंगे, संलग्नता को हम लिंकेज कहते हैं। ठीक है, इस परिक्रम में जीन आपस में लगातार जुड़े होते हैं। इस परिक्रम में क्या होगा, जो जीन होते हैं वो आपस में, और वो भी लगातार, ठीक है, आपस में और लगातार जुड़े होते हैं, तथा अर्धसूत्री विभाजन के समय भी एक ही स्थिति में, ठीक है, एक ही स्थिति में उपस्थित होते हैं, और ऐसे जीन संलग्न होते हैं तथा समान गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं। ठीक है, एक ही स्थिति में और ऐसे जीन संलग्न होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, संलग्न होते हैं तथा समान गुणसूत्र पर व्यवस्थित यानी उपस्थित या अवस्थित होते हैं। ठीक है, जो सेम क्रोमोसोम होगा उस सेम क्रोमोसोम पे क्या होंगे, व्यवस्थित होते हैं, उसको हम कहेंगे लिंकेज कहते हैं। क्या कहेंगे, लिंकेज कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, संलग्नता वर्ग यानी संलग्नता समूह। संलग्नता वर्ग को हम क्या कहते हैं, संलग्नता वर्ग को हम संलग्नता समूह भी कहते हैं। अब इस संलग्नता वर्ग या संलग्नता समूह क्या होता है, तो एक गुणसूत्र पर मौजूद जीन द्वारा, एक गुणसूत्र है और उस गुणसूत्र पे मौजूद जीन द्वारा एक संलग्नता वर्ग बनाता है। एक गुणसूत्र पे मौजूद यानी एक क्रोमोसोम है और उस पे मौजूद जो जीन होता है, तो जीन के द्वारा एक संलग्नता वर्ग बनाता है, और ये परस्पर वंशानुगत होते हैं और अपवाद स्वरूप क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेशन, यानी कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है। ठीक है, रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो सेकेंड में क्या है, संलग्नता वर्ग में या संलग्न समूह में क्या है कि एक गुणसूत्र पे मौजूद जीन द्वारा एक संलग्नता वर्ग बनाता है, और ये परस्पर वंशानुगत होते हैं और अपवाद स्वरूप क्रॉसिंग ओवर। अपवाद स्वरूप इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, अपवाद स्वरूप इसके अंतर्गत आ जाएगा क्रॉसिंग ओवर को हम देखते हैं। ठीक है, किसको देखोगे, क्रॉसिंग ओवर। आगे अब तीसरा क्या है, प्रत्यक्ष संलग्नता। अब ये प्रत्यक्ष संलग्नता क्या है, या हम किसको प्रत्यक्ष संलग्नता कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष संलग्नता क्या है, या किसको हम प्रत्यक्ष संलग्नता कहते हैं। तो इस प्रकार की संलग्नता में मौजूद जीन 50 मैप इकाई दूरी या कम पर अवस्थित होते हैं, यानी कि व्यवस्थित होते हैं। जो प्रत्यक्ष संलग्नता होता है, प्रत्यक्ष संलग्नता में यानी इस प्रकार की संलग्नता में मौजूद जीन 50 माप इकाई, ठीक है, द्वारा कम या व्यवस्थित होते हैं। चौथा है परोक्ष, जिसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष संलग्नता। तो इस प्रकार की संलग्नता में जीन 50 मैप से अधिक दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, 50 माप की जो अधिक दूरी है, 50 माप से अधिक जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, वो जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस पे इनका क्या होगा, व्यवस्था का क्रम पाया जाएगा।
किसका क्रम पाया जाएगा? इनकी जो उपस्थिति है या जो इसका व्यवस्थित क्रम है वो व्यवस्थित क्रम वहां पे पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है निम्नांकित को परिभाषित करें, यानी कि संलग्नता, संलग्नता वर्ग और प्रत्यक्ष संलग्नता और परोक्ष संलग्नता। लिंकेज में आप हमेशा याद रखना कि ये जो परिक्रम होता है, यानी कि जो एक परिक्रम चलेगा, इनमें जो जीन होंगे वो आपस में और लगातार जुड़े रहते हैं, यानी कि वहां पे हम ये कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग जब ओवर होगा तब जीन की अदली बदली हो सकती है, और जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो जो लक्षण होते हैं उसमें चेंजिंग होगी, और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो लक्षण में चेंज नहीं होगा, तो जो जनक में है वही संतति में आएगा। ठीक है, जो जनक में है और वही संतति में आएगा। और अगर लिंकेज में अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो जो जनक है तो जनक आएगी, तो संतति जो बनेगी उस संतति में चेंजिंग होगी, यानी कि चेंज जरूर होगा। ठीक है, चलो प्रारंभ कूट तथा समापन कूट का वर्णन करें। अगला क्या है, ये क्वेश्चन और है, एक और है, प्रारंभ कूट तथा समापन कूट का वर्णन करें। अब हम किसको प्रारंभ कूट कहते हैं और किसको हम समापन कूट कहते हैं? तो प्रारंभ कूट तथा समापन कूट का वर्णन करें, यानी प्रारंभ कूट किसे कहते हैं और समापन कूट किसे कहते हैं, इसको आपने वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभ कूट की। तो प्रारंभिक कोडान पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के आरंभ करने के लिए सिग्नल भेजता है, यानी कौन सा जो प्रारंभिक कोडान होगा, किसको? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप, ठीक है, पेप्टाइड। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड संश्लेषण के लिए, पॉलीपेप्टाइड किसके? सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो सिंथेसिस के आरंभ के लिए, किसके लिए? जो सिंथेसिस है, इस सिंथेसिस के आरंभ के लिए ये क्या भेजते हैं? सिग्नल भेजते हैं। क्या भेजेंगे? सिग्नल भेजते हैं। तो दो ऐसे आरंभिक कोडान हैं जैसे AUG, यानी जिसको हम कहते हैं मीथिओनिन, AUG जिसको हम कहते हैं मीथिओनिन, यानी कि जिसमें एडेनिन है, यूरोसिल है और ग्वानिन है। क्या है? एडेनिन है, यूरोसिल है और ग्वानिन है। तो AUG यानी मीथोनिन तथा GUG जिसको हम कहते हैं वैलिन। ठीक है, तो दो ऐसे आरंभिक कोडान जो क्या है? मीथोनिन यानी AUG, ठीक है, आरंभिक कोडान, सॉरी प्रारंभिक कोडान। प्रारंभिक कोडान में क्या लिखोगे? प्रारंभिक में, प्रारंभिक, तो प्रारंभिक कोडान में क्या होगा? AUG जिसको हम क्या कहते हैं? मीथोनिन, और दूसरा क्या होगा? GUG, ये जिसको हम कहते हैं वेलिन कहते हैं। और समापन कोडान क्या है ना? जो समापन कोडान है तो यह पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के समापन के लिए सिग्नल भेजता है, यानी कि ये जो AUG और GUG है ये प्रारंभिक कोडान में पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए सिग्नल भेजेगा, यानी कि ये जो पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण होगा उसके संश्लेषण के लिए क्या करेगा? सिग्नल को भेजेगा। क्या करेगा? उसका संश्लेषण करना है और उसके संश्लेषण को लिए सिग्नल को भेजता है। और ये जो समापन कोडान होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के समापन के लिए, यानी कि अब ये जो पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस हो रहा है उस सिंथेसिस को हमें समाप्त करना है, तो समाप्त करने के लिए क्या करेगा? सिग्नल को भेजता है। तो तीन ऐसे कोडान हैं जो क्या है? ओकर है, अंबर है और ओपल है। तो ओकर, अंबर, ओपल, ओकर, अंबर, ओपल या ओपल, अंबर, ओकर या ओपल, ठीक है, ओपल, ओकर, अंबर जो होते हैं समापन कोडान, यानी EUAG, UGA और UAA ये समापन कोडान है। इनका कार्य है जो प्रोटीन संश्लेषण का जो पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण हो रहा है उस पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे? सिग्नल को भेजेंगे। कौन भेजेगा? समापन कोडान, यानी ओकर, अंबर और ओपल जो कोडान होते हैं। ठीक है, जिसको हम कूट भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो मिथोनिन होंगे और वेलिन होंगे, यानी UAUG और GUG ये जो कोडान होते हैं, ये कूट होते हैं, इनका कार्य है कि ये प्रारंभिक है, यानी पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के आरंभ के लिए सिग्नल भेजेंगे। तो एक का काम है कि पॉलीपेप्टाइड को संश्लेषण को सिग्नल भेज रहा है और दूसरा उसके समापन के लिए ना, वो जो पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण हो रहा है उस संश्लेषण को रोकने के लिए सिग्नल भेज रहा है। तो जो
जो प्रारंभ के लिए सिग्नल भेजेगा, जो संश्लेषण को स्टार्ट करने के लिए, संश्लेषण के लिए सिग्नल भेजेगा, उसको हम कहेंगे प्रारंभन कोडान। और जो उसको संश्लेषण हो रहा है और उस संश्लेषण को समापन के लिए, उसको समाप्त करने के लिए सिग्नल भेजेगा, तो उसको हम कहेंगे समापन कोडान। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। मलेरिया रोग के रोगजनक संक्रमण की प्रकृति, लक्षण एवं उपचार को लिखें। मलेरिया रोग के रोगजनक संक्रमण की प्रकृति, लक्षण एवं उपचार को लिखें। और आज के टाइम में फिलहाल जो है मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और चाहे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सभी मच्छरों के काटने से होता है। और कौन से मच्छर? फीमेल मच्छर। सोच लो, इतनी पावर है, इतनी पावर है फीमेल मच्छर में कि हमें काट देगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, काट ली और हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो। तो मलेरिया रोग के रोगजनक संक्रमण की प्रकृति और लक्षण एवं उपचार को लिखे। लास्ट क्वेश्चन है, बातें नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है भाई। ठीक है, चलो। तो रोगजनक मलेरिया की बात करते हैं। रोग क्या है? मलेरिया है। रोग जनिकारक, ठीक है, रोग जनिकारक की बात करते हैं। तो प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या विवैक्स मलेरिया परजीवी। संक्रमण का कारण, परजीवी का स्पोरोजाइट, जो परजीवी है इसका स्पोरोजाइट अवस्था में जो मादा एनाफिलिज मच्छर में रहता है। यानी जो प्लाज्मोडियम विवैक्स है, इस परजीवी का जो स्पोरोजाइट अवस्था में, ये क्या करेगा, ये परजीवी का स्पोरोजाइट अवस्था में मादा एनोफिलीज मच्छर में रहता है। कहाँ रहता है? जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, उस मादा एनाफिलीज मच्छर में ये रहता है। यह मच्छर के काटने पर मनुष्य के रक्त में पहुंचकर यकृत तथा लाल रक्त कणिकाओं में बहुविभाजन द्वारा गैमेटोसाइट्स में बदल जाता है। यानी कि एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या होता है कि अगर ये जो मच्छर है, ये जो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, इसके लार में, इसके जो लार है, इसके लार में क्या है? प्लाज्मोडियम विवैक्स का क्या है? स्पोरोजोइट है, उसमें ये स्पोरोजोइट अवस्था में है। अब अगर हमें मादा एनाफिलीज मच्छर क्या कर ली? काट ली। हमें मादा एनाफिलीज मच्छर क्या की? हमें काटी। काटने के बाद ब्लड के थ्रू, ये तुरंत आधे घंटे ही बाद न, कुछ समय बाद ही ये, क्योंकि भाई हमारा काटा यहाँ जाएगा कहाँ? धीरे धीरे ब्लड में। अब ये ब्लड के थ्रू हमारे कहाँ चला जाता है? लीवर में, यानी कि यकृत में चला जाता है। और यकृत में क्या करता है? बहुखंडन यानी मल्टीपल फ्यूजन को करता है। जब ये मल्टीपल फ्यूजन को करेगा तो ये अपनी संख्या को बढ़ा देता है। मल्टीपल फ्यूजन किया और मल्टीपल फ्यूजन के दौरान ये अपनी, इनकी जो संख्या होती है, उन संख्या को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब जैसे ही संख्या बढ़ती है तो ये जो हमारी यकृत होता है, यकृत से हमारे आरबीसी में यानी ब्लड में आता है। अब आरबीसी में भी यही कार्य को करता है, मल्टीपल फ्यूजन करता है। और मल्टीपल फ्यूजन की वजह से आरबीसी फट जाती है और फटने की वजह से ये इनका क्या हो जाता है? फैला हो जाता है। तो क्या है कि ये मच्छर के काटने पर मनुष्य के रक्त में पहुंचकर यकृत तथा लाल रक्त कणिका में बहुविभाजन द्वारा गैमेटोसाइट में बदल जाता है। और ये गैमेटोसाइट फिर मच्छर के द्वारा काटने पर उसमें चला जाता है। और फिर वापस से क्या होगा कि जो गैमेटोसाइट्स होता है, फिर मच्छर के द्वारा काटने पर उसमें चला जाता है तथा अपना जीवन चक्र पूरा करता है। क्या करेगा? उसके बॉडी में चला जाएगा। यानी सपोज दैट जैसे एक मच्छर ने हमें काटा और उस मच्छर में क्या है? स्पोरोजोइट किसका है? प्लाज्मोडियम विवैक्स का क्या है? स्पोरोजोइट है। अब वो काटा हमारे मनुष्य में, वो आया, यकृत में गया, ब्लड के थ्रू आरबीसी में गया। ठीक है, आरबीसी में यानी कि हम उससे क्या हो गए? संक्रमित हो गए, हम संक्रमित हो गए। अब कोई ऐसा मच्छर आया, ऐसा संक्रमित मच्छर नहीं, यानी कि ऐसा मच्छर आया जिसके लार में ये स्पोरोजोइट का प्लाज्मोडियम विवैक्स नहीं है। ये स्पोरोजोइट, जो परजीवी स्पोरोजोइट है, परजीवी का स्पोरोजोइट अवस्था वो नहीं है। अब हमें कोई भी स्वस्थ मच्छर काटा तो क्योंकि हमारे बॉडी में वो पहले से प्रेजेंट है, तो वो ब्लड के माध्यम से, क्योंकि भाई मच्छर क्या करेंगे? ब्लड को चूसते हैं, तो ब्लड के माध्यम से वो कहाँ चला गया? वापस उस मच्छर के अंदर चला गया। अब वो मच्छर में जब जाएगा तो उनकी जो गैमेटोफाइट अवस्था होती है, उस अवस्था को वापस से वो क्या करेगा? वहां पे पूरा करता है। ठीक है, क्लियर? अब हम लक्षण की बात करते हैं
किसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण आते हैं। तो बार बार उच्च बुखार यानी 104 से 105 डिग्री, ठीक है, यानी कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 105 से फ़ारेनहाइट, जो 105 से 104 से 5 डिग्री हमें फीवर यानी कि बहुत तेज ज्वर सहित कपकपी तथा ठंड एवं सिर दर्द। फीवर तो आएगा बहुत ज़्यादा, हमारा जो 104 से 105 डिग्री फीवर तो आएगा। 104 से 105 डिग्री फीवर आने के साथ साथ हमें उसके साथ साथ कपकपी होगी। कपकपी वैसे कपकपी जैसे ठंडी पड़ती है ना, ठंडी पड़ रही है और अब आएगी जनवरी वाली ठंडी। आप मान लो अभी दिसंबर में तो ठीक है, ये जो दिसंबर आएगा दिसंबर तो ठीक है, लेकिन ये जो जनवरी आएगी, जनवरी या हम कह लें कि लास्ट दिसंबर वाला जो ठंडी आएगी वो कपकपी आएगी ना, कपकपा देगी हमें, या जनवरी वाली ठंडी एकदम कपकपी वाली। तो ये जब हमें फीवर आता है तो उसके फीवर के साथ जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसके साथ हमें कपकपी भी आती है और उसके साथ ठंड भी लगती है, ठीक है। सिर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, यानी कि पूरी बॉडी जो हमारी होती है वो पूरी पेन करती है, और तेज धड़कन, पसीना निकलना, यानी जो हमारी हार्ट बीट होती है, यानी हमारी जो धड़कनी होती है ना, वो धड़कनी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। यानी हमारा जो दिल है ना, कहते भाई हमारा दिल धड़क रहा है, जो आपका दिल टूट जाता है वो दिल क्या होता है, बहुत ज़्यादा धड़कता रहता है ना। और इसके साथ साथ पसीना निकलना, जैसे ही बुखार उतरेगा पसीना, क्योंकि बुखार कभी तेज हुआ कभी डाउन हुआ, कभी हाई हुआ कभी डाउन हुआ, ठीक है, तो पसीना भी निकलता है। उपचार की बात करते हैं तो मलेरिया रोधी दवा किनोन, जिसे सिंकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। तो मलेरिया में किनोन नामक मेडिसिन है, ठीक है, जो मलेरिया रोधी दवा है जिसका नाम किनोन है, और इस किनोन दवा को हम सिंकोना, ठीक है, सिंकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे, जो सिंकोना का वृक्ष होता है और उस सिंकोना के वृक्ष का जो छाल होता है, सिंकोना का वृक्ष है और उस सिंकोना के वृक्ष का जो छाल होता है उस छाल से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये तो रहे बेटा आपके मलेरिया रोगजनक संक्रमण की प्रकृति, लक्षण एवं उपचार, यानी कि ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2015 से 2023 में पूछे गए हैं, और पूरी इनकी चांसेस है आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने की। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आपको माना बात आपको प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई भी ऐसी टॉपिक होगी जो आपको नहीं समझ में आई होगी या नहीं समझ में आया होगा, तो आप सभी से मैं यही बोलूँगी कि आप लोग वापस से एक बार क्लास को देखना, वापस से एक बार देख लेना, ठीक है। और देखने के बाद अगर ईमानदारी से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ज़रूर समझ में आएगा, और ईमानदारी से नहीं देखोगे, ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब जैसे इसी तरह अगर इसी क्लास में जितने बच्चों ने सिर्फ ध्यान उनका क्लास पे रहा होगा, मेरी बातों पे रहा होगा, क्वेश्चन पे रहा होगा, तो उनकी क्लास में ख़त्म कहानी, यानी कि उसको समझ में आ क्या होगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बीच बीच में आपस में जो बात करते हैं, अगर आपने आपस में बात भी किया होगा तो डाउट रह जाएंगे। वापस से बोलूँगी, फिर से लास्ट मौका है, इस बैच में आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ऐसे भी बच्चे जो भी लास्ट क्लास में आए हैं जिनको भी ये चीज़ें नहीं पता है, बिल्कुल तैयारी जीरो है। अब आपके देखो इस टाइम क्या है ना कि बोर्ड एग्जाम पास हो गया है, तुम्हारे जो दिल की धड़कनें बड़ी गहरी हो गई है, यानी कि बड़ी तेज तेज धड़क रही है कि अब क्या होगा क्या होगा, कैसे हम तैयारी करें कैसे ना करें। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, रिवीजन करना है, पढ़ लिए हो रिवीजन करना है तो भी आ जाओ, बिल्कुल नहीं पढ़े हो एकदम जीरो से पढ़ना है तो भी आ जाओ, ताकि अब आपका समय बर्बाद ना हो, बाद में आपको ये ना पछताना पड़े कि मैंने पढ़ाई नहीं की या मैंने ये गलती की वो गलती की, इसकी वजह से मैंने नहीं पढ़ पाया। तो ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और एक बार और बोलूँगी एक बात और, कि लिंक को शेयर कर देना ताकि जो भी बच्चे क्लास में नहीं आए हैं वो भी देख लें, क्योंकि अगर वापस से कह रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, कर लेते हो जो क्लास इस टाइम आपकी चल रही है, ठीक है, 2023 से 2015 से 2023 के जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो बस इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।